अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो इसराइल पैलेस्टाइन जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको कंप्लीट डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस इट फ्रॉम द रूट्स टू द करंट सिचुएशन। इसमें आप लोग सीखेंगे कि हाउ ज़ायनिस्ट जो मूवमेंट है वो किस तरह से जो है वो इमर्ज हुई, कौन इसका जो है वो आइडियोलॉजिकल फादर था, किस ने जो है वो क्रिएशन ऑफ इसराइल के अंदर हेल्प की, वेरियस जो पीस प्रोसेसेस थे, एग्रीमेंट्स थे, वो कौन कौन से इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हुए, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वेरियस जो पार्टीज हैं वो कौन सी इन्वॉल्व हैं, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू का जो है वो क्या रोल है इन द क्रिएशन ऑफ इसराइल। उसके अलावा यूएन पार्टीशन प्लान जो है वो क्या था रिगार्डिंग जो है वो इसराइल, और इसके अलावा जो है वो रिसेंट जो अटैक्स हुए हैं इसके अंदर जो है वो कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कौन से जो लीडर्स हैं वो जो है वो असासिनेट किए गए हैं इसराइल की तरफ से, और इस कॉन्फ्लिक्ट का जो मिडिल ईस्ट के ऊपर जो इम्पैक्ट है और ग्लोब के ऊपर इम्पैक्ट है वो क्या पड़ा है, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है वो जो डेवास्टेशन हुई है पैलेस्टाइन के अंदर वो कितनी हुई है। सो तमाम की तमाम जो एंगल्स हैं हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो वॉच द वीडियो कंप्लीटली। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जो इसराइल का जो आइडियोलॉजिकल फादर है जिसे माना जाता है, जिसका नाम थियोडोर हर्जल है, ये खुद जो है वो इसराइली नहीं है। थियोडोर हर्जल जो है वो ऑस्ट्रो हंगेरियन जर्नलिस्ट थे जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम द जूइश स्टेट था। और इनके हिसाब से जो इसराइली थे उनके ऊपर जूस थे, उनके लिए जो ऑप्शंस था टू एस्केप फ्रॉम परसिक्यूशन वो यही था कि उनके लिए जो है वो सेपरेट स्टेट जो है वो बनाई जाए। तो उसका ये मामला था कि नॉट ओनली जो जूस है उनको यूरोप को छोड़ के कहीं और जाना चाहिए, बल्कि उनको एक सेपरेट जो है वो स्टेट भी बनानी चाहिए जहां पर वो सेव हो सकें और परसिक्यूशन से हुए बच सकें। इसने जो है वो इसका रोल है जो फर्स्ट ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी स्विट्जरलैंड के अंदर, उसके अंदर उसको ऑर्गेनाइज करवाने में जो है वो बड़ा रोल है, जिसके अंदर जो है वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म डिसाइड किया कि इस एम को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरह होगी, इमिग्रेशन किस तरह होगी, और कौन सी कंपनीज जो है वो लैंड जो है वो परचेज करेंगी। इसके अलावा जो इस आइडिया को मटेरियलाइज करने में प्रैक्टिकली हासिल करने के लिए जो रोल है वो ब्रिटिश का रहा। ब्रिटिश के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे बेलफोर, और वहाँ के उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड जॉर्ज, उनका भी जो है वो बड़ा रोल था। अब वर्ल्ड वॉर वन का जो है वो ताल्लुक इससे क्या है। जब वर्ल्ड वॉर वन जो है वो एंड हुई, जिसके अंदर जो विक्ट्री मिली एलाइड पावर्स को मिली, एलाइड पावर्स के अंदर जो कंट्रीज शामिल थे उसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली शामिल थे। अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन एंड हुई तो विक्टर्स को जो टेरिटरीज थी वो डिस्ट्रीब्यूट की करनी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट टेरिटरीज थी वो थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जिसके अंदर पैलेस्टीनियन टेरिटरीज आती है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पे जो विक्टर पावर थे उनमें से ब्रिटेन को जो हिस्सा मिला दैट वाज द पार्ट ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। अब ये टेरिटरीज जिस निज़ाम के तहत गवर्न होनी थी उसको कहा जाता है मैंडेट सिस्टम। अब ज़रूरत क्यों आई और ये मैंडेट सिस्टम किस के स्पाइसेस या किसके अंडर जो है वो काम करता था। इट वाज द टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द स्पाइसेस ऑफ लीग ऑफ नेशन। अब मैंडेट सिस्टम जरूरी क्यों समझा गया, तो उनके हिसाब से ये आइडिया था कि दीज टेरिटरीज हैड लिमिटेड रिसोर्सेज टू गवर्न देम, इसलिए इनको जो है वो जो लीग ऑफ नेशन है उसके अंडर जो है वो रन किया जाए, जिसके अंदर मैंडेट सिस्टम का नाम जो है वो दिया गया। तो मैंडेट सिस्टम के तहत जो टेरिटरीज है वो उसका कंट्रोल जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज का है वो ब्रिटिश के पास आया।
सो वर्ल्ड वॉर वन के एंड के अंदर जो है वो एज अ रिजल्ट जो है पैलेस्टीनियन टेरिटरीज का सारा कंट्रोल था वो जो है वो ब्रिटिशर्स के पास आ गया। तो उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर टू हुई। उसके अंदर जो उसके बाद जो है वो वर्ल्ड वॉर टू हुई और उस वर्ल्ड वॉर टू का भी जो है वो बड़ा इम्पैक्ट रहा इन द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ द इसराइल, क्योंकि इस वॉर के अंदर जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो किलिंग हुई। इस वॉर वर्ल्ड वॉर टू के अंदर मोर देन 60 मिलियन पीपल जो है वो मारे गए थे, जिसमें से 6 मिलियन जो है वो ज्यूज थे। तो ज्यूज की जो इस मास लेवल पे मसाकर हुआ, किलिंग हुई, तो उसकी वजह से ज्यूज की जो है वो इमिग्रेशन टुवर्ड्स जो है वो फलस्तीनियन टेरिटरीज जो है वो बढ़ गई। इससे पहले जो है वो ब्रिटिशर्स ने एक लॉ भी पास किया था जिसको वाइट पेपर डेक्लेरेशन कहा जाता है, जिस की बेसिस पे उस लॉ के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि इन टेरिटरीज के अंदर इसराइली सेटलमेंट्स और इमिग्रेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड की जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो ये बात जो है वो इसराइलियों को पसंद नहीं आई थी और उस वजह से ब्रिटिश और ज्यूज के दरमियान उस टाइम पे जो है वो स्मॉल स्क्रिमिशेस भी हुए थे। लेकिन क्योंकि जो है वो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर लार्ज स्केल पे 6 मिलियंस जो है वो ज्यूज की किलिंग हुई थी, उस वजह से जो इमिग्रेशन और माइग्रेशन ऑफ द ज्यूज है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, जो उसका सेंटर बना वो बना पैलेस्टाइन। और उस वजह से सारे के सारे जो ज्यूज हैं वो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के अंदर आ गए, वहां पर सेटलमेंट्स की, और ब्रिटिश ने उनका जो है वो साथ दिया अंडर वेरियस एग्रीमेंट, जिसके अंदर बेल्फोर डिक्लेरेशन, साइक्स पीको एग्रीमेंट, ये सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। अब जूज और मुस्लिम्स के मसले को हल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक पार्टीशन प्लान भी दिया था। अब वो पार्टीशन प्लान क्या था? उस प्लान के तहत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स जो है वो किस तरीके से थी, उसके हिसाब से जो जूस को टेरिटरीज मिलनी थी, दैट वर 56% जो है वो हिस्सा लैंड का जो है वो जूस के पास जाएगा, 43% जो है वो मुस्लिम्स के पास जाएगा, और उसके अलावा जो जेरूसलम की एरियाज थी, क्योंकि वो एक रिलीजियस ली जो है वो 3 रिलीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, मुस्लिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ज्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और क्रिश्चियंस के लिए भी। तो उस वजह से जो उसकी जो गवर्नेंस थी, दैट विल बी गवर्न्ड बाय यूएन। तो इस पार्टीशन प्लान के अंदर ज्यूज को 56% एरिया मिलनी थी, मुस्लिम्स को 43%, और जो जेरूसलम का एरिया था दैट वाज टू बी गवर्न बाय द यूएन। अब ये जो यूएन का पार्टीशन प्लान था दैट वाज अनजस्टिफाइड। अब अनजस्टिफाइड इसलिए था क्योंकि जो ब्रिटिश ने सेंसस किया था इन 1922, उसके हिसाब से जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी दैट वाज कंसिस्ट ऑफ 78% और ज्यूज की सिर्फ 11% थी, और 11% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ज्यूज को मोर देन 56% जो है वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी, और जो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है दैट वाज अराउंड 78% अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1922, उनको सिर्फ और सिर्फ 43% लैंड जो है वो एलोकेट की जा रही थी। तो बहरहाल ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान था, यूएन पार्टीशन प्लान, इसको अरब्स की तरफ से जो है रेजिस्टेंस आई और उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। जब प्लान एक्सेप्ट नहीं हुआ तो इसराइल ने जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो इंडिपेंडेंस की अनाउंस की ऑन 14th ऑफ द मई 1948। 14th मई 1948 को जो है वो इसराइल ने इंडिपेंडेंस, अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। उससे जो है वो एंड ऑफ द मैंडेट ऑफ सिस्टम जिसकी हम लोगों ने बात की, जो अंडर ब्रिटिश कंट्रोल था, वो एंड हुआ। ये दिन जो है वो ज्यूज के लिए तो इंडिपेंडेंस का दिन था, लेकिन फलस्तीनियंस इसे जो है वो डे डे ऑफ नकाबा यानी कैटास्ट्रोफ कहते हैं। इस इवेंट के अंदर जो पैलेस्टाइन की टेरिटरीज का कंट्रोल है
अराउंड 78% ऑफ द टेरिटरीज जो है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ जूज आ गई, और ओनली 22% ऑफ द रिमेनिंग टेरिटरीज जो है वो मुस्लिम्स के पास बच गई। जो मुस्लिम्स के पास एरियाज बच गए उसके अंदर वेस्ट बैंक और गजा के एरियाज थे, और थोड़े बहुत जो एरियाज थे जेरूसलम के अराउंड थे। अब ये जो 22% रिमेनिंग एरियाज है वो 1967 के अंदर जो अरब इसराइल वॉर हुई, इवन इस वॉर के अंदर इसराइली जो सेटलमेंट है, जो रिमेनिंग 22% एरियाज है, इसके अंदर मजीद जो है वो इनफिल्ट्रेशन हो गई, सेटलमेंट हो गई, तो ये 22% से भी जो है वो लेस हो गई। उसके बाद जो है वो 1988 के अंदर जो है वो यासिर अरफात ने जो है वो पीएलओ फॉर्म की, दैट मींस पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी फॉर्मेशन के बाद जो है वो पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग जो है वो ओस्लो अकॉर्ड से जो है वो जाना जाता है। ओस्लो अकॉर्ड जो है वो दो हिस्सों में हुए थे। ओस्लो 1 जो है वो 1993 के अंदर हुए थे, और ओस्लो 2 जो है वो 1995 के अंदर हुए थे। तो फॉर्मेशन ऑफ पीएलओ की वजह से जो है वो उसके रिजल्ट के अंदर जो है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो भी क्रिएट की गई, जिसको जो है वो लिमिटेड पावर दिए गए। ओस्लो 1 के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर ये था कि जितनी भी इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो कि वेस्ट बैंक और गजा के अंदर मौजूद हैं, दे विल विथड्रॉ फ्रॉम ऑल दीज एरियाज वेयर दे आर प्रेजेंट। इसके अलावा जो ओस्लो 2 है जो कि 1995 के अंदर जो है वो उसका एग्रीमेंट हुआ, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो प्लान बनाया गया, जिसके अंदर जो एरिया ए है जो 18% कंसिस्ट करती थी, उसका जो कंट्रोल है, जो सिविल कंट्रोल और सिक्योरिटी का कंट्रोल है, दैट विल बी गवर्न बाय सोली पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। उसके अलावा जो एरिया बी थी जो कि कंसिस्ट करती थी 22%, उसमें दोनों पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और इसराइल जो है वो दोनों मिलकर गवर्न करेंगे, जिसमें जो सिविल जो मैटर्स हैं, सिविल अथॉरिटी है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज के पास जाएगी, और जो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स है वो इसराइलियों के पास जाएंगे। उसके अलावा जो 60% एरिया है उसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल का दोनों डोमेन्स पे, सिविलियन और सिक्योरिटी डोमेन पे जो कंट्रोल होगा वो इसराइल का होगा। तो ओस्लो 2 के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान दिया गया, तो बहरहाल जो ओस्लो 2 है वो भी, उस पे भी एग्रीमेंट नहीं जो है वो सही तरीके से नहीं हो सका, क्योंकि इस दोनों साइड से जो है वो अपोजर्स और उसको ना चाहने वाले मौजूद थे। इसराइल की साइड से इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके रिएक्शन में जो इसराइल प्राइम मिनिस्टर यज़हक रोबिन्सन थे, उसको जो है वो इसराइली एक्सट्रीमिस्ट ने जो है वो मार दिया था, क्योंकि वो इस पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व था। और हमास की साइड से भी इस एग्रीमेंट को जो ये टर्म्स हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह ये थी कि दे बिलीव इन नो कंप्रोमाइज। क्यों? क्योंकि दे फील के जो इसराइल है वो अपने जो प्रोमिसेस हैं इन द पास्ट वो कर चुका है, वो उनको पूरा नहीं करता, और ना ही जो इसराइली सेटलमेंट्स हैं वो बंद होती हैं। अब जो रिसेंट अटैक्स हुए थे वो अक्टूबर 7, 2023 के अंदर, उस पे भी जो है वो इसराइल का रिस्पांस आया। उस रिस्पांस के अंदर जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई वो थी द असैसिनेशन ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स। प्रोमिनेंट लीडर्स जो है वो चाहे हिजबुल्लाह के हो या हमास के हो, उनको असैसिनेट किया गया इसराइली अटैक्स के अंदर। जो सबसे पहले जो है वो किलिंग हुई, दैट वाज ऑफ इस्माइल हानिया जो कि हमास के लीडर थे। उसके बाद जो सेकंड लीडर थे जिसकी असैसिनेशन हुई, ही वाज हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के लीडर थे, और उसके अलावा जो तीसरे लीडर थे वो थे यहया सिनवार जो कि हमास के लीडर थे। अब इस जो असैसिनेशंस है, इससे हमास को जो है वो ज्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि जो उनके कमांडर को किल किया गया था, तो दैट विल इम्पैक्ट होल ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह हमास को जो है वो नुकसान पहुंचा, उस तरह हिजबुल्लाह को भी
उसके जो लीडर है हसन नसरुल्लाह, उसकी किलिंग से जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा। उस रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो इसके अलावा जो चीज़ें हुई वो अटैक्स ऑन वेरियस प्लेसेस, जिस इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स जो है वो बिल्डिंग्स पे हुए, हॉस्पिटल से हुए और सिविलियन पॉपुलेशंस पे हुए। अब इन अटैक्स के अंदर जो है वो कितनी डेवस्टेशंस हुई, कितने लोग जो है वो मारे गए, ठीक है, तो हम उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे जो कि फ़लस्तीनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है वो इशू किए हैं। सो ये जो वॉर जो है वो टोटल डेज के लिए चली, दैट वाज अराउंड 467 डेज जो है वो वॉर ये चली। तो इस इन दिनों के अंदर जो टोटल किलिंग हुई, जो फलस्तीनियन शहीद हुए, दैट इज अराउंड 46,707 जो है वो लोग वर किल्ड बाय इसराइलीज। यानी इसको यूं भी कह सकते हैं कि इन 1% इन एवरी 50 जो है वो मारा गया। उसके अलावा इन 46,000 जो है वो किलिंग्स के अंदर जो चिल्ड्रन शुमार थे, दैट आर 18,000, यानी 18,000 जो है वो बच्चे शहीद हुए। इसके अलावा जो है वो द नंबर ऑफ इंजर्ड इज मोर देन 1 लाख। अब इस कॉन्फ्लिक्ट जो कि सारा साल चला, उसकी वजह से एक्यूट फूड सिक्योरिटी जो है क्राइसिस हुए, जिसकी वजह से मोर देन 2.2 मिलियन जो है वो लोग अफेक्टेड हुए। उसके अलावा आईडीपीज यानी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, एक तो रेफ्यूजीज हैं जो वॉर की वजह से अपना मुल्क छोड़ के जो है वो दूसरे कंट्री चले गए, और दूसरे वो लोग हैं जो आईडीपीज हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं। उसका नंबर जो है वो 1.9 मिलियन है, जो कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल है। इसके अलावा और जो डेवास्टेशन हुई वो इसराइल की तरफ से की गई, दैट वाज इंटेंशनल डिनायल, जिसकी वजह डिनायल जिससे एड और जो वाटर है वो रोका गया। और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, जो इंटेंशनल डिनायल है किसी भी एड का या वाटर का ड्यूरिंग वॉर, वो एक हीनियस क्राइम है। इस वॉर के अंदर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने है इसराइल का साथ दिया है। अब साथ कैसे दिया है ये देखेंगे, क्योंकि यूएसए जो है वो बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ इसराइल है। इसका इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दे गिव एनुअल एड ऑफ 3.8 बिलियन डॉलर्स टू इसराइली डिफेंस। उसके अलावा जो प्रैक्टिकली यूएसए ने जो है वो मिलिट्री डोमेन के अंदर इसराइल का साथ दिया है, उसमें दे हैव सेंट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। इस वॉर सिचुएशन के अंदर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेजे गए सी के अंदर, ताकि इसराइल को जो है वो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। यूएसए हैव आल्सो इंटरसेप्ट द क्रूज मिसाइल्स फायर्ड बाय हुथीज। उसके अलावा जो है वो यूएसए इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, और उसके अलावा एयर डिफेंस जो सपोर्ट है वो इसराइल को मिलिट्री डोमेन के अंदर देता है। इसके अलावा पॉलिटिकल लेवल पे देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो वीटो करता है, और रिसेंट पास के अंदर जो ब्राजील ने एक रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अडॉप्ट की थी, उसको जो है वो वीटो कर दिया। और उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये मानना है कि इसराइल हैव राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, यानी सादा अल्फाज में इसराइल जो ब्रुटैलिटीज कर रहा है, जो वॉर कर रहा है, वो जस्टिफाइड है अकॉर्डिंग टू यूएसए। उसके अलावा जो रीजनल इम्प्लीकेशंस हैं इस वॉर के, उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो इम्प्लीकेशन है दैट इज रिगार्डिंग इब्राहिम अकॉर्ड। इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो इसराइल, यूएई और बहरीन के दरमियान जो है वो एक पीस डील हुई थी। और अब इस वॉर की जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि उससे जो ये इब्राहिम अकॉर्ड है उसकी जो प्रोग्रेस है वो रुक गई। दीज आर अंडरमाइन, दीज एग्रीमेंट्स जो है वो अंडरमाइन हो गए। उसके अलावा जो है वो इस वॉर की वजह से रीजन पे इम्पैक्ट पड़ा वो है जॉर्डन और इजिप्ट।
अब वॉर से जो है वो रेफ्यूजीज जो है वो अपने मुल्क जो छोड़ के जा रहे थे, वो काफ़ी लोग जॉर्डन चले गए हैं और काफ़ी जो है वो इजिप्ट चले गए हैं, जो कि दोनों कंट्रीज़ के लिए जो है वो सिक्योरिटी जो है वो चैलेंज है। अब इस वॉर के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज का जो है वो मुख्तलिफ स्टांस है। जिस तरह कुछ का क्लियर स्टांस है जो कि इसराइल को डायरेक्टली क्रिटिसाइज करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जो उसको सॉफ्ट टोन के अंदर जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। अब जिस तरह डायरेक्टली पैलेस्टाइन सॉरी जो इसराइल को क्रिटिसाइज करता है, कंडेम करता है इसराइली ब्रूटैलिटीज को, वो है पाकिस्तान, वो है डायरेक्टली करता है। अब जो काफ़ी जो कंट्रीज हैं, अरब स्टेट्स जो हैं, वो इसराइल को डायरेक्टली कंडेम नहीं करते, जिस तरह जॉर्डन है और इजिप्ट है। अब जो प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट है, प्रेसिडेंट अल सीसी, he said we condemn the collective actions. They have not used the term कि हमें इसराइली जो ब्रूटैलिटीज हैं हम उसको कंडेम करते हैं, बल्कि वो जो लफ्ज यूज करते हैं दे से दे जो कलेक्टिव एक्शन जो किया जा रहा है हम उसको कंडेम करते हैं। और जो जॉर्डन के किंग है उसकी ये स्टेटमेंट है कि वी कंडेम दी वॉर क्राइम्स, यानी उन्होंने इसराइल को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया। अब इसकी वजह यह है कि दे बिलीव के इकोनॉमिक डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि रीजन के अंदर पीस और स्टेबिलिटी हो, और पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए दे बिलीव के उनके जो रिलेशन है वो इसराइल के साथ वो बेहतर हो जाएं। उसके अलावा इस कॉन्फ्लिक्ट का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है ह्यूमैनिटी, जिसमें किलिंग्स हुई, कितनी हुई वो हम लोगों ने ये डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक रेपरकशंस हैं। इकोनॉमिक रेपरकशंस इस हिसाब से क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में चल रहा है, और मिडिल ईस्ट से जो है सारा का सारा ऑयल जो है अराउंड मोर देन 90% ऑफ द ग्लोबल ऑयल जो है वो वहाँ से सप्लाई होता है, और उस सप्लाई लाइन के अंदर डिस्ट्रप्शंस आ सकती हैं ड्यू टू अटैक्स लाइक हौथी रेबल्स अटैक ऑन शिप्स, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती हैं। उसके अलावा जो बड़ा थ्रेट है इस कॉन्फ्लिक्ट का, कि इस कॉन्फ्लिक्ट से जो एक्सपेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा जो है वॉर की जो एक्सपेंशन है वो हो सकती है टुवर्ड लेबनान और सीरिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी टॉपिक पे वीडियोस बनाएं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।